हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता असनानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ह्यूमन किडनी। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं सेल्स, इन अ सिमिलर मैनर किडनीज के लिए जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो होते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल्फिजियन कॉर्पसल और उसके बाद होता है रीनल ट्यूब्यूल। अब मेल्फिजियन कॉर्पसल या फिर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के फर्दर और क्लासिफिकेशन है, मतलब और पार्ट्स है, और जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि रीनल ट्यूब्यूल है उसके फर्दर और पार्ट्स होते हैं। आज इस पूरी वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि हर पार्ट का क्या काम होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, और उसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ऊपर वाला पार्ट आपको इसके अंदर दिख रहा है ये है हमारा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। बेसिकली मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता क्या है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है एक आर्टरी होती है जिसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये बेसिकली एक रीनल आर्टरी की ब्रांच है। व्हाट इज रीनल आर्टरी? रीनल का मतलब होता है किडनी, और आर्टरी इन मोस्ट केसेस इज अ ब्लड वेसल व्हिच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमें ये भी पता है कि एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन द बॉडी व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाउएवर दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन एट द मोमेंट। तो बेसिकली रीनल आर्टरी का एक ब्रांच होता है व्हिच इज कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल। ये आता है स्ट्रक्चर के अंदर और एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर के अंदर देख पा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज? टफ्ट मतलब एक क्लस्टर, एक गुच्छा। जैसे अगर हम वायर्स को साथ में रख लेते हैं तो कैसे वो एंटैंगल्ड हो जाते हैं, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे कुछ लगता है जब एफरेंट आर्टीरियोल आता है और वो अपने आप को कॉइल कर लेता है विद इन अ कप लाइक स्ट्रक्चर। और अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। एंड देन इस यहां से बाहर जाता है इन द फॉर्म, ये जो ये वाला जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इससे एग्जिट करती है एक और आर्टीरियोल, जस्ट लाइक एफरेंट आर्टीरियोल अंदर आई। इन द सिमिलर मैनर इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को बाहर लेके जाएगी यहां से, एंड यही जो है ये पूरे के पूरे नीचे वाले ट्यूब्यूल के अराउंड अपने आप को कॉइल कर लेती है। यहाँ पे मैंने पहले नहीं बनाया था बट आई हैव मेड इट राइट नाउ टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर, राइट? तो यहां से इफरेंट आर्टीरियोल निकला और इसने जाके नीचे पूरा का पूरा घेर लिया ये जो ट्यूब्यूल्स है। और ये जो ट्यूब्यूल्स है, मतलब ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, ये दिखा रहे हैं कि ये इफरेंट आर्टीरियोल जो है इसने अपने आप को घुमा लिया अराउंड द लूप ऑफ हेनले, और इसे हम इस कंडीशन में बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। मार्क माय वर्ड्स, जब तक ये यहाँ पर है, मतलब व्हेन इट इज रिसेंटली एमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, तब हम इसे इफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। बट द मोमेंट इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड द लूप ऑफ हेनले, तब हम इसे बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? ब्लड विल बी टेकन बाय द एफरेंट आर्टीरियोल। जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो यहाँ पर पोर करेगा ब्लड को इन द, क्यों पोर करेगा? बिकॉज ये अपने आप को कॉइल कर लेगा विद इन द कप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है नीचे, इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। और ये जो ग्लोमेरुलस है फिर एग्जिट करवाता है ब्लड को इन द फॉर्म ऑफ और फ्रॉम द इफरेंट आर्टीरियोल। और यहाँ से जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये कॉइल कर लेगा अपने आप को लूप ऑफ हेनले के अराउंड, और इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट में हम इसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ये तो हो गया थोड़ा स्ट्रक्चर का समझना। अब ये समझते हैं जो मैंने पहले बोला था मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये है क्या एग्जैक्टली? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल बेसिकली रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड द बोमैन्स कैप्सूल। मतलब जो चीज उसके अंदर कंटेन हो रही है विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, प्लस वो कटोरी जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जाके वो टफ्ट बन रहा है, इन दोनों को जब हम साथ में मिला लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो इट बेसिकली रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विथ बोमैन्स कैप्सूल, राइट? अभी तक हम इसका समझ रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, जैसे ही ये बोमैन्स कैप्सूल नीचे की तरफ जाता है तो ये ना कॉइल करने लगता है, जैसा कि आप सब देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी कॉइल होता है, फिर ये फाइनली स्ट्रेट हो जाता है। अब जब ये स्ट्रेट हुआ ना तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है थोड़ा सा ब्रॉड, और जैसे जैसे ये नीचे जाता है, जैसे कि आप देख भी रहे हो डायग्राम में भी मैंने ट्राई किया है कि मैं ढंग से समझा पाऊँ, कि जो ऊपर वाला थोड़ा एंटीरियर पोर्शन है वो थोड़ा सा थिक है और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो थोड़ा सा थिन है, मतलब पतला सा है बिल्कुल। और सेम चीज होती है वापस जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे पतला हुआ और फिर वापस से पहले की तरह ब्रॉड हो गया, और इसने एंड में फिर से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया, एंड देन इट फाइनली ओपनड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या इनके नाम होते हैं।
ये जो बिल्कुल आगे की तरफ मतलब बोमैंस कैप्सूल के जस्ट बगल में जो ये कॉइलिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पास में। तो इसका नाम किस बेसिस पे दिया गया कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब्यूल का वो वाला कॉइल्ड पार्ट जो बोमैंस कैप्सूल के पास में है, इसीलिए उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये फाइनली लीड करता है टू लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप्ड हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपकी एनसीईआरटी कोट करती है कि ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये थोड़ा सा शुरू में ब्रॉड है, बाद में थिन है, फिर वापस से ब्रॉड है और फिर से कॉइल करेगा। अब ये वाला जो कॉइल्ड पोर्शन है, क्योंकि ये बोमैंस कैप्सूल से दूर वाला है, तो इसको हम बोलते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। व्हाई डिस्टल? क्योंकि ये बोमैंस कैप्सूल से दूर है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो किस बेसिस पे रखा गया है, तो इट इज केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू द बोमैंस कैप्सूल। फाइनली जब ब्लड यहाँ जाता है, और ऑल्सो ये भी समझ लेते हैं जो लूप ऑफ हेनले ये वाला, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग, मतलब जो इस साइड वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फाइनली ascending loop of Henle will lead to DCT, which is yet another coiled tubule, and उसके बाद वो खुल जाता है एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। Why is it being called collecting duct? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक नेफ्रॉन का DCT नहीं खुल रहा है, इसके अंदर किडनी के बहुत सारे नेफ्रॉन्स के DCT के जो ट्यूब्यूल्स है वो इसी के अंदर आके खुल रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो अभी तक हमने पढ़ लिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन विद इन द किडनी, राइट। तो अगर हमारा किडनी हम बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। जो अंदर वाला पार्ट होता है, मिडल वाला पार्ट होता है या फिर सेंट्रल रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। और जो आउटर पार्ट होता है, जो पेरिफेरल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स को हम कॉर्टिकल रीजन भी बोल सकते हैं और मेड्यूला को मेड्यूलरी रीजन भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, बट इट मीन्स द सेम थिंग। तो अगर आप सोचोगे, अगर आप ये नेफ्रॉन को उठा के इधर रखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये नेफ्रॉन का है बोमैंस कैप्सूल, ये उसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर, फिर है लूप ऑफ हेनले, फिर कॉइल्ड स्ट्रक्चर और फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको भी दिख रहा है कि ये जो कलेक्टिंग, ये वाला पार्ट सॉरी बोमैंस कैप्सूल है, जो PCT है विच इज द कॉइल्ड पार्ट एसोसिएटेड क्लोजली विद द बोमैंस कैप्सूल, DCT है द कॉइल्ड पार्ट विच इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द बोमैंस कैप्सूल, एंड तो ये तीन जो पार्ट होते हैं ये लोकेटेड होते हैं बाहर वाले रीजन में। इस बाहर वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ऑब्वियसली जो ये लंबा वाला रीजन है, जो ट्यूब है, ये अंदर की तरफ जाएगी, और ये जो अंदर की तरफ जाएगी ट्यूब, इसको हम बोल देते हैं मेड्यूलरी रीजन में, राइट। तो ये PCT, DCT एंड मेल्फिजियन कॉर्पसल, यानी कि बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों होते हैं कॉर्टिकल रीजन में, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो बार बार दिखेंगे। और जो ये जो ट्यूब है ये लोकेटेड होता है मेड्यूलरी रीजन में, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा, राइट, क्योंकि ट्यूब है। अब इस बेसिस पे भी हमारी किडनी के अंदर जो होता है दो टाइप के नेफ्रॉन्स हो सकते हैं। एक होते हैं वो नेफ्रॉन्स जिनकी ये वाली ट्यूब यानी कि लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटी होगी, तो इसकी वजह से इनका मेजर पार्ट जो है वो बाहर ही होगा, मतलब इनकी लूप ऑफ हेनले भी छोटी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी अभी हमने बोला कि मेड्यूला के अंदर सिर्फ लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है। अगर लूप ऑफ हेनले ही छोटा हो गया तो क्या बचा, सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट बचा। तो ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है वो रहते हैं कॉर्टिकल रीजन में, यानी कि बाहर वाले रीजन में। और ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका ये ट्यूब लंबा होता है तो ऑब्वियसली उनका ये तीनों पार्ट्स तो अभी भी बाहर रहेंगे, बट उनका ट्यूब जो है वो अंदर की तरफ रन करेगा बहुत डीपली, तो उनको हम बोल देंगे मेड्यूला के अंदर जाने वाले। तो इनका नाम हो जाता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। और जो बाहर की तरफ है इनको हम बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्यों बोल रहे हैं, पोजीशन के बेसिस पे, क्योंकि इनका मेजर पार्ट जो है या फिर ऑलमोस्ट सारा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। और यहाँ पे क्योंकि लूप ऑफ हेनले प्रॉपर है, बहुत लंबा है, डीप अंदर जा रहा है, तो इनको हम बोल देते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, राइट।
ज्यादा अबंडेंस में जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर, ये याद रख लेना। और ऑब्वियसली अगर लूप ऑफ हेनले छोटा है, मान लो इनके अंदर जो, मान लो क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर लूप ऑफ हेनले छोटा है, तो जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है ये भी छोटी होंगी या फिर होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना सा ट्यूब है वर्सेस इतना बड़ा ट्यूब है, ज्यादा बड़ा ट्यूब है तो ज्यादा कैपिलरी उसको सराउंड करेगी, और छोटा ट्यूब है तो कम ट्यूब्यूल्स जो है उसको सराउंड कर पाएंगी। तो ये चीज ऑब्वियस सी है बट याद रखनी है आपको, ठीक है, कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वो बाहर बाहर के एरिया में होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, और जो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनका लूप ऑफ हेनले डीप अंदर जाता है। अब बात कर लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। हम एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे बट हम मतलब काफी कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो पहले तो स्टेप्स के नाम ही पता कर लेते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है और कहां पर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। इसका ये जो बोमैंस कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है, ये दोनों मिलके बनाते हैं मेलफिजियन कॉर्पसल, और वहीं पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कैसे? अगर हम ये डायग्राम देखें, ये हमारा बोमैंस कैप्सूल और ये हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दैट इज ग्लोमेरुलस। अगर हम ध्यान से इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे यहाँ वाले रीजन का, तो हमें दिखेगा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी लेयर? ये 3 लेयर मान लेते हैं, एक ये और एक ये वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। एंडोथीलियम पता है, जो अंदर वाली लेयर होती है बॉडी के, तो इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम किसका? एफरेंट आर्टेरियोल्स ने जो ग्लोमेरुलस बनाया उसका है। अब बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज बेसिकली अ शीथ ऑफ प्रोटीन्स दैट लाइज बिटवीन एंडोथीलियम एंड एपिथीलियम। अब ये एपिथीलियम किसका होगा? एपिथीलियम होगा बोमैंस कैप्सूल का। तो बेसिकली जो फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, इन 3 लेयर्स को पास करेगा तब जाके वो फिल्टर हो पाएगा। अब ये फिल्टर है हो कैसे रहा? इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम देने का कोई तो पॉइंट होगा। अब जो ये नीचे वाली लेयर बताई हमने, एपिथीलियम ऑफ बोमैंस कैप्सूल, जो ये एपिथीलियम होता है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं एज पर योर एनसीईआरटी। बहुत महीन बारीकी से अरेंज किया जाता है और इन सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पेसेस। इन स्पेसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पोर्स। अब होगा क्या, जैसे ही ब्लड आएगा तो 3 लेयर्स में जाएगा और ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स इतने पतले पतले हैं कि जैसे ही ब्लड इनके थ्रू जाएगा तो मैक्सिमम कंटेंट जो ब्लड के अंदर है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वाई प्रेशर? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय दीज 3 लेयर्स। द 3 लेयर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्लूड endothelium of the glomerulus or the efferent arteriole, then there is a basement membrane in the middle, and then there is an epithelium of the Bowman's capsule. राइट, बोमैंस कैप्सूल की एपिथेलियम जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि उसके अंदर सेल्स हैं कॉल्ड पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स के बीच में गैप्स हैं कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स, जिनके थ्रू ब्लड पास करेगा तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल गेट फिल्टर्ड आउट एंड वी विल गेट व्हाट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। राइट, अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर। सेकेंड स्टेप का नाम होता है रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो हमारे यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, हमारा जो किडनी है वो लगभग 125 ml का फिल्ट्रेट बना लेता है, मतलब ये फिल्टर करके 125 ml बनाता है पर मिनट में। राइट, तो इस हिसाब से पूरे दिन में हमारा जो यूरिन प्रोड्यूस होना चाहिए वो होना चाहिए 180 लीटर्स एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू विच इज 1.5 लीटर। इसका मतलब सारा जो यूरिन बन रहा है या फिर सारा जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो अगर सिक्रीट नहीं हो रहा है तो फिर उसका क्या हो रहा है, वो होता है रीअब्जॉर्ब। राइट, क्योंकि यहाँ से तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही फिल्टर हो गया, तो सारी चीजें थोड़ी ना बॉडी के बाहर फेंक देंगे, तो कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ पे, कुछ क्या 99% चीजें रीअब्जॉर्ब ही होंगी, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो के अंदर वापस चली जाएंगी।
और वो काम होता है बीच वाली लेयर में, यानी कि लूप ऑफ हेनले में। तो जैसे ही लूप ऑफ हेनले में जाएंगे, असेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में, पीसीटी में, डीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो जो चीजें अभी भी बॉडी के लिए जरूरी है वो सब हो जाएंगी रीअब्जॉर्ब, राइट, ये याद रखना। अब एक चीज और, जो मैंने आपको बताया कि 125 ml पर मिनट जो है ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है। तो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द ग्लोमेरुलस पर मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कभी कभार हमें पता है भाई बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों में इधर उधर होता है, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कभी वेर एंड टेयर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जिसकी वजह से GFR जो है वो ऑल्टर हो जाए, मतलब कम प्रोड्यूस हो रहा है। तब इस कंडीशन में बॉडी कैसे मैनेज करती है, मतलब अगर ब्लड ही इनफ फिल्टर नहीं हो रहा तो बॉडी कैसे मैनेज करेगी, उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus? इट इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द DCT, दूर वाला कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, एंड द एफरेंट आर्टीरियोल। अब आप सोचोगे डायग्राम में तो कहीं दिख ही नहीं रहा कि इनका कोई कॉन्टैक्ट भी है। होता क्या है ना, डायग्राम में नहीं दिख रहा बिकॉज ये 3D नहीं है, बट ओरिजिनली जो नेफ्रॉन है जैसे ही DCT खत्म होता है ना तो ये थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ता है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है, DCT के। DCT के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, और ये मिलके एक apparatus बनाते हैं जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही इसको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई किडनी जो है इनफ फिल्ट्रेट नहीं बना रही है, तो ये क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और GFR को नॉर्मल बना देगा, मतलब जो फिल्ट्रेट बनता है नॉर्मली वैसा कर देगा। और वो कैसे होगा, ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये रिलीज करेंगे एक हार्मोन कॉल्ड रेनिन। It is renin with a single N, not renin with a double N. Renin with a double N is another hormone which is present in the stomach of infants, और वो डाइजेशन में हेल्प करता है of the digestion of milk। बट ये वो नहीं है, इसका काम है GFR को नॉर्मल कंडीशन में लाना। तो जैसे ये रिलीज होगा GFR अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये तो हो गई GFR की बात। अब हम बात कर रहे थे रीअब्जॉर्प्शन की। रीअब्जॉर्प्शन में ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, ऑल यू नीड टू नो इज कि जो भी इतना सारा फिल्ट्रेट 180 लीटर्स का बन रहा है सारा नहीं निकलेगा, तो वो 99% रीअब्जॉर्ब होता है, विच इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिवली होगा या पैसिवली होगा। एक्टिव कौन सा होता है, जिसमें एनर्जी लगती है, जो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, और पैसिव जो बिना एनर्जी के भी हो जाता है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सब्सटेंसेस लाइक सोडियम आयंस, ऑफ अमीनो एसिड्स, ऑफ ग्लूकोज, और जो पैसिव होता है वो बाकी चीजें हो सकता है जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये था रीअब्जॉर्प्शन। द लास्ट प्रोसेस इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब क्योंकि 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है, अब तो आप ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, क्या पता उन्होंने कुछ ऐसा भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जो रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं थी, तो वो क्या करेंगे, उसको सिक्रीट करने लग जाएंगी। कहाँ पे और ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मेनली कहाँ पे होता है, DCT में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है DCT और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और वो वापस से भेज देंगी ब्लड के अंदर कुछ चीजें जो गलती से बॉडी में आ गई बट जिनको बाहर जाना चाहिए। So this was all about the formation of urine and nephron. Thank you.